लोग एक नए अध्याय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ना। अपवाह तंत्र। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अपवाह किसे कहते हैं। अपवाह, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों के माध्यम से होकर गुजरता है तो उसे नदियों का अपवाह कहते हैं। जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों से होकर गुजरता है तो उसे नदियों का अपवाह कहा जाता है। तो उसे नदियों का अपवाह कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये कोई नदी है, तो वो अपने मुहाना से लेकर उद्गम से लेकर अपने मुहाना तक एक निश्चित जल मार्ग में बहती है। इसी को किसी भी नदी का अपवाह कहा जाता है। और जब इसमें इसकी कुछ सहायक नदियां आके जुड़ जाती हैं तो यही कहलाता है अपवाह तंत्र। और इन सहायक नदियों की भी कुछ सहायक नदियां होती हैं और यही एक जाल का निर्माण करती हैं। यही अपवाह तंत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ एक उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं सिंध नदी तंत्र। तो सिंध तो एक मुख्य नदी है और इसकी कुछ सहायक नदियां सिंध नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। यानी कि एक मुख्य नदी की कई सहायक नदियां होती हैं। इसी को कहा जाता है अपवाह तंत्र। भारत की नदियों को उनके बेसिन या द्रोणी के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। भारत की नदियां इन नदियों को इनके बेसिन या द्रोणी के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। बेसिन या द्रोणी के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला मुख्य नदी द्रोणी। मुख्य नदी द्रोणी ये वह नदियां होती हैं, वह नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। उन्हें मुख्य नदी द्रोणी कहा जाता है। ये मुख्य नदी द्रोणी किसे कहते हैं? तो वह नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है उन्हें मुख्य नदी द्रोणी कहा जाता है। ऐसी भारत में कुल 14 नदियां हैं। दूसरा है मध्यम नदी द्रोणी। वह नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र 2,000 वर्ग किलोमीटर से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक होता है, उन्हें मध्यम नदी द्रोणी कहा जाता है।
नदी द्रोणी कहा जाता है। ऐसी भारत में कुल 44 नदियां हैं, यानी कि मध्यम नदी द्रोणी के अंतर्गत 44 नदियां आती हैं। और तीसरी जो है वो छोटी नदी द्रोणी है। नदी द्रोणी या बेसिन, वह नदियां जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, उन्हें छोटी नदी द्रोणी के अंतर्गत रखा जाता है। भारत की नदियों को हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे, एक है हिमालयी नदियां, दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां। भारत की नदियां हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम लोग दो वर्गों में बांटेंगे, एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां वाली नदियां और दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हिमालयी नदियों में सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र शामिल है। वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा नदी, तापी नदी या ताप्ती नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, वहीं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी। यानी कि हिमालयी नदियों में सिंध नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हैं। वहीं अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, पेरियार नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। भारत की नदियों को पढ़ने से पहले हम लोग हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य के अंतर को समझेंगे। हिमालयी नदियां अत्यधिक लंबी होती हैं। हिमालयी नदियां अत्यधिक लंबी होती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की अपेक्षाकृत छोटी होती हैं।
हिमालयी नदियों की अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। अगर हम हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियां सदानीरा होती हैं। यानी कि ये वर्षा पर निर्भर नहीं होती, वर्षा पर निर्भर नहीं होती हैं। हिमालयी नदियों का जो पानी है वो ग्लेशियर के पिघलने से आता है, ग्लेशियर के पिघलने से आता है, से नदियों में पानी आता है। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। नदियां मौसमी होती हैं। हिमालयी नदियों का बहाव अत्यधिक तीव्र होता है। हिमालयी नदियों का बहाव अत्यधिक तीव्र होता है, तीव्र होता है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव मंद होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का बहाव मंद होता है। हिमालयी नदियों की अगर बात करें तो हिमालयी नदियां अत्यधिक अपरदन करती हैं। हिमालयी नदियां अत्यधिक अपरदन करती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां अपरदन कम करती हैं। नदियां कम अपरदन करती हैं। हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। नदियां गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। अगर हम हिमालयी नदियों की बात करें तो हिमालयी नदियां बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियां बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। अगर हम विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से ही बनता है, जो कि दोनों की दोनों नदियां हिमालयी नदियां हैं। वहीं अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां छोटी डेल्टा या ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां
छोटी डेल्टा या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। नद मुख का निर्माण करती हैं। जैसे नर्मदा और तापी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। तो ये कुछ अंतर हैं जो हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में। जैसे हिमालय नदियां अत्यधिक लंबी होती हैं, उसके अपेक्षाकृत जो है प्रायद्वीपीय नदियां छोटी होती हैं। हिमालय नदियों की अगर बात की जाए तो सदानीरा होती है, वह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती हैं। इनका जो पानी है वो ग्लेशियर से आता है। वही हिमालय नदियों की अगर बात की जाए तो हिमालय नदियों का बहाव अत्यधिक तीव्र होता है, इसीलिए ये अपरदन अधिक करती हैं। और जो अपरदन अधिक करती हैं तो इसी के साथ ये मिट्टी को और अवसादों को लेके जाती हैं, इसीलिए बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं और गहरी घाटियों का निर्माण भी करती हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय नदियों की, तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो मौसमी होती हैं, इनका बहाव मंद होता है और इनका बहाव मंद होने की वजह से ये कम अपरदन करती हैं। और कम अपरदन के कारण ये छोटी डेल्टा या ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। अगर ज्वार नद मुख की बात करें तो ज्वार नद मुख में दो मुख्य रूप से दो नदियां आती हैं, एक नर्मदा है, दूसरी तापी नदी आती है। अब हम लोग सिंध नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंध नदी तंत्र। सिंध नदी तंत्र में सबसे पहले हम सिंध नदी के बारे में ही पढ़ेंगे। सिंध नदी, अगर हम सिंध नदी के उद्गम की बात करें तो सिंध नदी का उद्गम बोखरचू नामक ग्लेशियर से होता है। उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर से होता है और ये बोखरचू ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। और हम लोगों को पता है कि कैलाश पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर हम वहीं सिंध नदी के मुहाने की बात करें तो सिंध नदी का जो मुहाना है वो अरब सागर है। मुहाना अरब सागर है, पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। लंबाई 2880 किलोमीटर है। वहीं सिंध नदी का भारत में बहाव 1114 किलोमीटर है। भारत में लंबाई में सिंध नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। अगर हम बात करें सिंध नदी के उद्गम की तो सिंध नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और इसे तिब्बत में सिंह खंभन के नाम से जाना जाता है। सिंध नदी को तिब्बत में सिंध नदी को तिब्बत में सिंघी खंभन के नाम से खंभन के नाम से जाना जाता है। सिंघी खंभन या शेरमुख के नाम से जाना जाता है, या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। सिंध नदी भारत में दमचोक के निकट लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंध नदी दमचोक के निकट
के निकट लद्दाख में प्रवेश करती है। वहीं हम सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। सिंध नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। वहीं हम सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी के दाएं तट पर लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। सिंध नदी के दाएं तट पर लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। लद्दाख की राजधानी लेह स्थित है। और हम लोगों को पता है कि भारत की सबसे कम वर्षा कहां पर होती है, तो भारत की सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। नोट, भारत की सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है। सिंध की सहायक नदियां, सिंध की सहायक नदियां दाएं तट और बाएं तट से मिलने वाली नदियां। श्योक नदी, गिलगित नदी, जास्कर नदी, कुर्म नदी, काबुल नदी, गोमल नदी, और भारत की पंचनद नदियां। पंचनद में शामिल है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी। ये पंचनद नदियों में शामिल हैं। और अगर हम पंचनद नदियों की बात करें तो ये सिंध नदी से पाकिस्तान के मिठनकोट में जाकर मिलती हैं। सिंध नदी से पंचनद नदियां मिठनकोट में जाकर मिलती हैं। पाकिस्तान में जाकर मिलती हैं। अगर हम सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी का प्रवेश पाकिस्तान में दर्बिस्तान नामक स्थान से होता है। सिंध नदी का पाकिस्तान में प्रवेश
दर्दिस्तान नामक स्थान से होता है। नामक स्थान से होता है। अब हम लोग झेलम नदी के बारे में बात करेंगे, जो सिंध की एक सहायक नदी है। झेलम नदी। अगर हम झेलम के उद्गम की बात करें, उद्गम, तो ये शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। शेषनाग झील कश्मीर से उसका उद्गम होता है। अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी चिनाब नदी से पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर जाकर मिलती है। झेलम नदी पाकिस्तान के झांग नामक स्थान पर चिनाब नदी से जाकर मिलती है। अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चलती है। झेलम नदी मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। अगर हम झेलम नदी की कुछ सहायक नदियों की बात करें तो झेलम नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसे किशनगंगा के नाम से जाना जाता है। झेलम की सहायक नदियां किशनगंगा, झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम किशनगंगा है और इसी किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। किशनगंगा नदी झेलम नदी से तितवाल नामक स्थान पर जाकर मिलती है। किशनगंगा नदी झेलम नदी से तितवाल नामक स्थान पर जाके मिलती है। स्थान पर जाकर मिलती है। वहीं अगर हम इसके कुछ और सहायक नदियों की बात करें तो भृंग नाला और लिद्दर इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। झेलम की अन्य सहायक नदियां हैं भृंग नाला नदी और लिद्दर नदी।
लिद्दर नदी। ये दोनों की दोनों नदियां झेलम नदी से जाकर अनंतनाग में मिलती है, नाग में मिलती है। यानी कि अगर झेलम की सहायक नदियों की बात की जाए तो किशनगंगा, भृंगनाला और लिद्दर, ये तीन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नदी सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अगर हम चिनाब नदी की लंबाई की बात करें तो चिनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। लंबाई 1180 किलोमीटर है। वहीं हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रे के पास से होता है और वहां से चंद्र नदी और भागा नदी अलग अलग निकलती है। चंद्र और भागा नदी, और ये दोनों नदियां केलांग के निकट तांडी में जाकर मिलती हैं। केलांग के निकट तांडी में जाकर मिलती हैं। चिनाब नदी सिंध नदी से पाकिस्तान के मिठन कोट में जाकर मिलती है। चिनाब नदी सिंध नदी से पाकिस्तान के मिठन कोट में जाकर मिलती है। पाकिस्तान के मिठन कोट में जाकर मिलती है। अब हम लोग रावी नदी के बारे में पढ़ेंगे। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास से होता है। उद्गम रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पाकिस्तान के सिंध में सराय नामक स्थान पर चिनाब नदी से मिलती है। रावी नदी चिनाब नदी से सिंध के सराय नामक स्थान पर पाकिस्तान में मिलती है। यदि हम रावी नदी की परियोजनाओं की बात करें तो इसमें दो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, चमेरा और थीम। रावी नदी की परियोजनाएं की प्रमुख परियोजनाएं
चमेरा परियोजना, और थीम परियोजना। अब हम लोग ब्यास नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम व्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में होता है। ब्यास नदी पंचनद में एक मात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में होता है। अगर हम ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी सतलज नदी से आकर पंजाब के हरके नामक स्थान पर मिलती है। सतलज से ब्यास नदी पंजाब के हरकी नामक स्थान पर आकर मिलती है। नामक स्थान पर आकर मिलती है। अब हम लोग सतलज नदी के बारे में पढ़ेंगे। नदी, सतलज नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत में स्थित राकस ताल से होता है। राकस ताल से होता है। अगर हम सतलज नदी की लंबाई की बात करें, लंबाई तो इसकी कुल लंबाई है 1450 किलोमीटर, लेकिन सतलज नदी का भारत में बहाव 1050 किलोमीटर तक है। भारत में सतलज नदी का बहाव 1050 किलोमीटर तक है। यदि हम सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी पर ही एक बांध बनाया गया है जिसे भाखड़ा नंगल बांध कहा जाता है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है। और भाखड़ा नंगल बांध के ही बगल में भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील स्थित है। गोविंद सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। झील है।